पूरे देश में 4 राज्यों नहीं 5 राज्यों का चुनाव हुआ। इसमें 4 राज्यों में से 3 राज्य में बीजेपी की जीत हुई। इसके लिए सबसे पहले अंकुर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि 3 राज्य जो बड़ा बड़ा राज्य है वो अपने साथ ले गए और जो छोटा राज्य था वो कांग्रेस को दे गए। और वहीं कांग्रेस इस सभी चुनावों से अब क्या कुछ सीखने का वक्त आ गया है और राजनीति में कांग्रेस अपने आप को कहां आंक रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इशारा भी करता है कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। मोदी जी ने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव पर इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की तैयारी कर रही है उस पर भी ये बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब ये हमारे साथ माले से जुड़े हुए डॉक्टर संतोष यादव समर्थक हैं माले के, कांग्रेस से जुड़े हुए डॉक्टर जमाल हसन जो प्रभारी भी रह चुके हैं, कई चुनावों में कैंपेनिंग भी करने गए थे ऐसा मुझे अनुमान है, और बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिला के नेता हैं अंकुर गुप्ता जी। आपका भी सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले अंकुर गुप्ता जी, आप जीते हैं, आपको शुभकामना, बधाई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं और जब जीतते हैं इसका श्रेय किसको जाता है, जिम्मेवारी कौन लेता है, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं एमएच खान जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरे साथ इस डिबेट में जितने भी बैठे हैं हमारे भाई बंधु जो दल से संबंधित है, कांग्रेस से भी है, माले से भी है, उनको भी तीनों राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है उसमें आप सब लोगों की भी सहभागिता है। उस जीत के हकदार आप लोग भी हैं, इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और रही बात आपका जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों राज्यों में जीत हासिल की है उसका श्रेय क्या जाता है। देखिए, उसका श्रेय वहां के हर जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ताएं हैं उसका श्रेय उन कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं ने ही जन जन तक जाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यकलापों को, योजनाओं को घर घर जाकर, जमीनी स्तर तक जाकर उन लोगों ने उनको पहुंचाया। जो योजनाएं आई उन योजनाओं का लाभार्थ उन लोगों को बनाया उनके घर घर जाकर, कि आज उसका जो परिणाम दिख रहा है वो आप सभी लोगों के समक्ष दिख रहा है कि 4 राज्यों में चुनाव हुआ। 4 राज्यों में एक राज्य मध्य प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार थी, तो हमने उसे भी पुनः जीता है। और उसके साथ साथ जो 2 राज्य थे, राजस्थान थे और छत्तीसगढ़ थे, जहां हमारी सरकार नहीं थी, वहां भी पूर्ण बहुमत से, जिस तरह उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी पूर्ण बहुमत से बनी थी, ठीक उसी प्रकार इन दोनों राज्यों में भी हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। और उसका जो श्रेय जा रहा है वहां के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को जा रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है वहां के कार्यकर्ताओं को, इसका श्रेय हम उन्हें देते हैं। और वहां की जनता ने जो फैसला लिया है, वहां की जनता भी धन्यवाद के पात्र है कि उन लोगों ने सही निर्णय लिया है। जमाल साहब, कांग्रेस तो हार चुकी है, बड़ी हार है, इसको मानने में ही अब भला है, क्योंकि जनता जो बहुमत देती है उसको सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, इसमें भला। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि बीजेपी की जीत की जिम्मेवारी और कांग्रेस की हार की जिम्मेवारी किसकी है? आखिर कहां चूक हो गई जो आप लोग जीते हुए सीट को भी लूज कर गए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने 24 पर आमंत्रित करने के लिए, 24 पे। सबसे पहला तो ये कहते हैं कि हार जो लड़ता है वही हारता है। दूसरी चीज, शेर हारा है, थका नहीं है। सबसे पहले अगर आप मीडिया से जुड़े हुए होंगे तो 4 स्टेट में वोट ऑफ परसेंटेज अगर जानिए कितना वोट पड़ा है, 4 करोड़ 80 लाख वोट आया है बीजेपी को और 4 करोड़ 90 लाख वोट हमको आया। 10 लाख वोट हम जनता से रिक्शा लेके चल रहे हैं। 4 करोड़ 81 लाख, 4 करोड़ 81, 4 करोड़ 90 लाख मुझे। और बीच में देखिए अंकुर जी, आपका मैंने पूरा सुना है, तब हमारी भी सुनिए, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। मैं नहीं बोल रहा हूँ मैंने ये बात रखी है, मैं आपके बात में एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं सुन रहा हूँ। अपना माइक म्यूट, हम चाहते हैं कि सब हेल्दी डिस्कशन करें, सब अपना आराम से एकदम सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना, ठीक है। लेकिन मैंने बात कर लिया। 4 करोड़ 81 लाख वोट आता है 4 स्टेट में बीजेपी को, कांग्रेस को आती है 4 करोड़ 90 लाख। तब तक कहते की जनता जो है हमको हरा दी, हम हार गए। भाई पिछली बार 2018 में 3 स्टेट हम जीते हुए थे, तो 2019 में लोकसभा में मेरा सुबह साफ हो गया।
2023 में ये जीते हैं, आई है, वेलकम है इस जीत को, हम बहुत सराहना करते हैं। कहीं हमारी कमियां हुई है इसका मतलब थोड़े जनता ने उठाए थे, अभी तो 70% थोड़े वोट दे दिए मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ी बात ये भी समझिए ना, ये नॉर्थ में अगर आए हैं, इनका अगर 100 MLA है या 160 MLA, तो हमारा भी 60-65 MLA है ना, कि नहीं है, 0 हो गया हम। इनको 70% वोट तो नहीं मिला, जहां भी हमारी हार हुई है। मध्य प्रदेश में 4% वोट से हमारे हैं, शेयर मेरा वोट शेयर देखिएगा ना। उसके बाद राजस्थान में हम 1.5% चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम 2.25% चाह रहे हैं। उसके बाद आप आइए, आपने एक बहुत गलत लाइन बोला, वो उसके लिए मैं आपको ऑन चैनल कर रहा हूँ। आपने बोला कि इन्होंने मुझे तेलंगाना दे दिया, इन्होंने मुझे तेलंगाना दे दिया, इन्होंने तेलंगाना मुझे दिया, तेलंगाना की जनता ने हमें तेलंगाना दिया। साथ में जमाल साहब सुनिए ना, बीजेपी के नेताओं ने जितना फील्डिंग, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रोक लूंगा, बीजेपी के नेताओं ने जितनी मेहनत किया है इन 3 स्टेट्स में, हमें नहीं लगता कि उतनी मेहनत वो तेलंगाना में क्या की है। और तेलंगाना में आपको नहीं पता है, अमित शाह का बयान भी अगर रिपीट करना हो तो सुन लीजिएगा कि जो माइनॉरिटीज को वहां दिया जा रहा है रिजर्वेशन, उसको हम खत्म करें। कहाँ मीडिया घुमाते हैं, शायद मुझे लगता है कि आज तक एबीपी वालों के साथ आपकी भी हाथ हो गई है एमएच खान साहब, पता सुनिए ना, तेलंगाना में मोदी जी, अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी थी, ये भी जानिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी आप क्या कहना चाहते हैं कि तेलंगाना, देखिए बात समझना होगा, सुनिए एक बात आप समझना होगा, एकदम बड़ा आराम से समझिए एमएच खान ने। अरे हमको जनता को समझाइए ना, जनता को समझाइए, मोदी जी को साफ करने आपसे बात करते हैं, कहाँ चले गए? अरे महाराज पहले सुन तो लीजिए, दिक्कत है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, जवाब देना सुन नहीं रहे। साथ में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है वो 0 पर क्यों जा रहे हैं? एक स्टेट में उनकी सरकार नहीं है, पूरा रिसोर्ट उनका खाली हो गया। नॉर्थ में तो मेरा 60, 65, 70, 50, 25, 30 MLA भी है, इनका कितना MLA होता है, ये समझने की जरूरत है। और हम नॉर्थ में कमजोर नहीं हुए हैं, हाँ है, कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेट के लीडरशिप है उसकी कुछ गलतियां हुई, उसको मानते हैं, हम कैमरा बोला आपके सामने। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आए हैं, जनता ने हमें नकारा नहीं है। ये जो हमारे स्टेट लीडरशिप थे, कुछ स्टेट के बड़े बड़े नेता, जिन पर कांग्रेस पार्टी की आला कमान ने अपनी जिम्मेवारियां दी थी कि आप अपने हिसाब से वहां चुनाव में किस कैंडिडेट को देना टिकट, वो लापरवाही हुई है। अब लेकिन हमको लगता है कि नहीं, चाहिए कोई बात नहीं। 3 स्टेट हमने इस बार 18 में जीता था, 19 का लोकसभा हार गए। 2018 का 3 स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जीता था हमने, तो 2019 हार गए। अब 2023 में हमारे भाई अंकुर गुप्ता जी की पार्टी धमाल मचाई है, तो बिल्कुल भी हमारा जो है मुबारकबाद है। 24 की लड़ाई है, हमारा नजर जो है मछली की आंख पर है, ये बात याद रखिएगा। अर्जुन की तरह हम लोग मछली की आंख पर नजर रखे। 24 तैयारी हमारी, और 6 तारीख को हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक है। आप रिलैक्स रहिए, सबका हिसाब होगा। और एक लाइन हमेशा याद रखिए, शेर आया है, पका नहीं, इसको याद रखिएगा। ये बताइए, इसका असर लोकसभा पे नहीं पड़ेगा? जिस तरह से ये इसका जो जश्न मनाया जा रहा है, अब मोदी जी ने कह दिया है कि बड़ा असर पड़ेगा लोकसभा में, इंडिया गठबंधन समाप्त होने वाला है। अरे खान जी, थोड़ा हमें भी कमेंट मिला, इतना लंबा चौड़ा एक आदमी बोलेंगे तो और आदमी कहाँ जाएंगे, ये बताइए। एक क्वेश्चन जितना कम समय में मैंने अपनी बातों को रखा, उतना ही समय सबको दिया जाए ना, तो फिर हम अपनी बातों कैसे रखेंगे? सिर्फ सुनने के लिए बैठे नहीं है। अरे आप जीत करके आए हैं, सब आपको सुनेगा ही, तो धैर्य रखे, आप बड़े दिल वाले हैं। कांग्रेस मुक्त भारत खुशी में सबको शामिल कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, शामिल इनको भी कर लीजिए, बोलिए। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करने वाले लोग सबसे खुद भाजपा मुक्त भारत हो गया, इस बात को समझने की जरूरत है। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना मोदी जी सपना देखते रहते हैं। अरे हम ये लोग बात करते हैं, भाजपा वाले मोदी जी की गारंटी नहीं। एक बात और, 2019 में मोदी जी हेल्दी दिखा पूरा हुआ। अच्छा एक मिनट, अंकुर जी हेल्दी भी सकल, अंकुर जी हेल्दी सकल,
फिर दिक्कत हो जाएगा। हम अगर बोलना चाहिए तो दूसरे वाले बोल देंगे। जमाल साहब कंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए। तो भाई साहब थोड़ा अब सुनिए, जल्दी मोदी जी की गारंटी की बात, मोदी जी की गारंटी की बात जो भाजपा के लोग करते हैं कि मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास करती है। कौन सी गारंटी भाई? 15 लाख मिल गए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, बेरोजगारी खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल जो है सस्ता हो गया। कौन सी गारंटी भाई? महंगाई देने की गारंटी, अरे अमीरों को अमीर बनाने की गारंटी नहीं। लेकिन समझना होगा, ये तो बार बार बात निकलती है, 3 स्टेट में हमको 0 वोट नहीं हुए, बीजेपी को 70% वोट नहीं मिल गई, हमको कोई 20% नहीं मिला। और हुआ कोई बात नहीं, हम और मजबूती से लड़ेंगे। आज लड़ने गए तब ना हारे हैं। एक मिनट जमाल साहब, चलिए 1 मिनट आते संतोष जी। संतोष जी, आप तो बिल्कुल देख रहे थे कि बिहार से पूरा नजर बनाए हुए थे कि इन चारों राज्य में कौन दल क्या कर रहा है, और आपने भी देखा, और हमें लगता है कि आप अभी वर्तमान में किसी दल में नहीं है, और दल में नहीं होने के नाते बीजेपी को तो बधाई दीजिएगा, ये जीते हैं, लेकिन कांग्रेस को क्या कहेंगे कि क्या चूक हुई, क्या स्थानीय पार्टी को इंपोर्टेंस नहीं दिया गया, उनको लेकर नहीं चला गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मिस्टेक हुई? दर्पण 24 को धन्यवाद करता हूं। हमारे भाई जमाल साहब बैठे हुए हैं, अंकुर बैठे हुए हैं, और आप भी हैं। दरअसल में इस 4 राज्यों के चुनाव परिणाम को सही से अध्ययन करिएगा। जमाल भाई सही से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं शायद, सही से अध्ययन करिएगा तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 2 राज्य खास करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान में केवल पास की है, पास 30% मार्क्स, और ऑनर्स करिएगा तो 45% मार्क्स, क्योंकि लगभग 2% वोट्स का अंतर है दोनों प्रदेश में। और उसके पीछे कारण ये है, कांग्रेस से लड़ रही थी, जिसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता है। आपको मैं बताऊं कि खास करके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक ग्रुप कह रहा था उस ग्रुप को वोट मत दो, दूसरा ग्रुप कह रहा था उसको वोट मत दो, ये स्थितियां दिख रही थी, और 2% वोट को कांग्रेस चाहती तो मैनेज कर लेती। तो ये हाल छत्तीसगढ़ का और यही हाल राजस्थान का है। जो सचिन पायलट और गहलोत के बीच का विवाद है, वह विवाद हम लोगों को लग रहा था पिछले 6 महीना में शांत हो गया, लेकिन जमीन पर ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे कई लोग डूंगरपुर में रहते हैं, उदयपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, कुछ लोग जोधपुर में अशोक गहलोत का गांव जहां है उस इलाके में भी लोग रहते हैं। लोगों से जब बात हुई, बातचीत के आधार पर मैं बता रहा हूं, वो स्थितियां कमोबेश बनी हुई थी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी रहा, और छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल ने एक समय एक ऐसा स्थिति पैदा कर दिया था जो काम रमन सिंह कर रहे थे, खास करके आदिवासी एरिया को कॉर्पोरेट के हवाले डाल दिया था। तो वहां कहीं कहीं दिखने में ये लग रहा था कि कांग्रेस और भाजपा एक तो नहीं हो गई, लेकिन ओवरऑल स्थितियां कांग्रेस आदिवासियों के फेवर में, पिछड़े और दलितों के पक्ष में रही है। ये बड़ी बात रही है कांग्रेस की। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश की हालत है, तो मध्य प्रदेश को समझना होगा। मैं मध्य प्रदेश में रहा हूं, मैं वहां से पोस्ट ग्रेजुएट करके आया हूं सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। मुझे पता है कि मध्य प्रदेश गुजरात से भी बड़ा हिंदुत्व का प्रयोगशाला है। भले ही एक पक्षीय जीत वहां नहीं होती है, और वहां का जो भारतीय जनता पार्टी या सांगठनिक स्थिति है, उसमें ओबीसी की महत्वता बहुत तेज है, बहुत बढ़ाए हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने बड़ा सुंदर से कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं अप्रिशिएट किया, लेकिन टिकट देने में उस चीज को उन्होंने गड़बड़ाया है, घटाया है। आज वहां एक महत्वपूर्ण फेज थे, ये पुराने जो एक नेता है अरुण, डॉक्टर अरुण, वैसे लोगों को इन लोगों ने मोटे तौर पर किनारे कर दिया। पिछली बार तो बिजली से चुनाव लड़ा दिया शिवराज के खिलाफ। अच्छा। तो वहां मोटे तौर पे खास करके बहुजन आदिवासियों का वोट पहली बार, खास करके आदिवासी वोट तो पहली बार भाजपा की खेमा में गया है। और मैं मानता हूं वहां की कांग्रेस की लीडरशिप, क्या बोले कमलनाथ कि दिग्विजय का कुर्ता फाड़ो या धोती फाड़ो, क्या बोल रहे थे। जमाल भाई मैं आपको सुनूंगा, मैं सुन रहा था थोड़ा सा, मैं गड़बड़ करूंगा तो बोलिएगा आप। नहीं, तो आप सही कर दीजिएगा जमाल साहब, ठीक है। दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ की लड़ाई थी। और दूसरी बात, कमलनाथ भी संजय गांधी टाइप की राजनीति करते हुए दौर खत्म हो गया। आपको मालूम होगा कि वहां एक बहुत ही नौजवान फेस था सिंधिया, तो सिंधिया चले गए जहां उनको जाना था, उनका अपना एक पुराना इतिहास रहा है बाप दादाओं का, तो अपने जगह पर चले गए। दूसरा एक नया यूथ फेस था वहां, जीतू पटवारी। इन लोगों ने जीतू पटवारी को पूर्णतः किनारे कर दिया, उसकी जरूरत नहीं समझा। और तीसरी बात मैं बता रहा हूं, एक जो कमलनाथ जी ने कहा
अरे अखिलेश वखिलेश क्या होता है। अखिलेश यादव घूम घूम के कहते रहे कि सबको वोट दो, कांग्रेस को वोट मत दो, कांग्रेस गद्दार पार्टी है। तो अखिलेश का फॉलोअर्स है, छोटा ही सही, छोटे स्तर पर ही सही। मान लीजिए असेंबली भाई 100 असेंबली में 2000 ही फॉलोअर्स प्रभावित कर रहा है, तो फॉलोअर्स है उसका, उनका। बिल्कुल तो इस स्थिति में मैं मानता हूं कि खास करके छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस 45 नंबर ला करके ऑनर्स पास की है और 30 नंबर ला करके मैट्रिकुलेशन का कोई पेपर पास किया है। अच्छा संतोष जी, आप बीजेपी सर, बीजेपी ने पास किया, ठीक है पास किया। और मध्य प्रदेश बीजेपी किसी तरह मैट्रिक का 420 नंबर लाया, अब नया में 300 नंबर लाया, फर्स्ट डिवीजन किसी तरह पाया है। आप गौर करेंगे ना, वोट परसेंटेज में कहीं कोई कमी नहीं है, 7 या 8% का डिफरेंस होगा। और मैं कह रहा हूं कि बीजेपी भीतर से बहुत चिंतित है इस सवाल पर। बीजेपी बहुत मतलब खुश नहीं है, भीतर से बीजेपी चिंतित है कि कांग्रेस पार्टी का भी वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। बिल्कुल चिंतित है, जो हार गया बिल्कुल चिंतित है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल चिंतित है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ बीजेपी चिंतित है कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है और उसमें गिरावट नहीं आई है। ये सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य आदमी है, और जो आदमी माले के समर्थक होंगे तो वो तो अपने इंडिया अलायंस की भाषा ही बोलेंगे ना। तो आप अपनी बातों को वापस लेके ये सामान्य जनता है, ये माले इंडिया अलायंस बोलेंगे तो वे उन्हीं के बारे में बोलेंगे। उसको मैंने सुधारा, बात रखेंगे। ये अंकुर भाई सर, एक मिनट अंकुर भाई, इस देश का निर्वाचित पदाधिकारी तमाम पार्लियामेंट का जिला पदाधिकारी होते हैं ना, जिला पदाधिकारी भी किसी पार्टी को वोट देते हैं। उनको आप किसी समर्थक कहेंगे। मेरा ये मैं मानता हूं सर, मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में एक और प्लान होता, तमाम गठबंधन के जो नेता लोग थे, सिर्फ लीडरशिप थी, उनकी भी एक आध मीटिंग से यदि होता तो उससे एकजुटता का संदेश जाता, जिसमें कांग्रेस पार्टी खेल रही है। इसलिए हम आते हैं, रुकिए। अब आपने जो विश्लेषण किया कि कांग्रेस अपने में लड़ करके और कहीं ना कहीं हार झेलना पड़ा। अब बात यहां ये आती है, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने ही लूट लिया। वहां लड़ने गए थे बीजेपी से, लेकिन लड़ाई कांग्रेस की हो रही थी खुद में। तो सिचुएशन वही है। अंकुर गुप्ता जी का आप कहना है इस सिचुएशन पे ये आता, जो जीता वही सिकंदर। अब कोई पास हो या फिर टॉप करे, जीता वो सिकंदर है, हारा तो विश्लेषण कीजिए। और बहुत सारी इसमें बातें। अंकुर जी, आप कुछ कंक्लूड कर रहे थे, जमाल साहब जब बोल रहे थे तब बात इंटरप्ट कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। नहीं, अभी मैं संतोष जी की बात कर रहा हूँ। संतोष जी ने कहा कि कांग्रेस ने सीट का जो बंटवारा किया उसमें उन्होंने गलतियां की। उन्होंने तमाम परसेंटेज और नाम के हिसाब से विस्तार करके उन्हें खिलाया। शायद वो इस बात को भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा प्रत्याशी था, जिन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, उन्होंने वहां विधानसभा चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा? तो उनके जो समर्थक थे सांसद के, उनका अगर पदाधिकारी अगर विधानसभा चुनाव लड़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के कार्यकर्ता क्यों नहीं नाराज हुए? उन्होंने क्यों नहीं आक्रोश दिखाया? इन्हें तो खुश होना चाहिए था कि सांसद को विधायक का चुनाव लड़े। उस वक्त तक ये लोग ढूंढरा पीटते गए कि जो कल सांसद का चुनाव लड़ जीते, आज वो विधानसभा लड़ रहे हैं। ये वहां प्रचार प्रसार हुआ, तो इनको वोट परसेंटेज, इनका ग्राफ बढ़ना चाहिए था, तो इनका ही ग्राफ जो होता है वो घट गया। और ये हमें परसेंटेज सिखा रहे हैं कि 30% पे ही मैट्रिक पास करेंगे और 420 नंबर पे ही। तो ये परसेंटेज आप कांग्रेस वालों पे लागू होना चाहिए ना, कि जिन्होंने हमने अपने जीते हुए सांसद प्रत्याशी को विधानसभा लड़वा दिया, लेकिन तब पर भी वो जीते। जो 2 राज्य में हमारी सरकार नहीं थी, उन दोनों राज्य में हमने सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने दोबारा मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, हमने वहां दोबारा सरकार बनाई। एक बार सरकार बनने के बाद जनता सिर्फ काम देखती है। जो काम ये जो हमें दिखा रहे नौकरी, हमारे भाई साहब कह रहे थे नौकरी कितनी मिली, रोजगारी कितनी बढ़ी, ये वो, अरे वहां की जनता जो रह रही, हम और आप बिहार में बैठ के दूसरे वहां की जनता का दुख दर्द कैसे शामिल कीजिएगा? जब वहां राजस्थान में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं को गोद में लेके क्या कहते हैं कि 7 फेरे ले लिया जाता है ना?
पीट पीट कर दलित की हत्या कर दी जाती है, तो आप जब डिबेट में बैठे वो लोग वहां क्यों नहीं जाते, उनका समर्थन करते हैं। वहां के परिवार के, वहां के जो लोग हैं उन लोगों ने जवाब दिया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश, मेरी बात सुनिए, आज हमारा उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश आज कोई कहते हैं वहां पे कि वहां पे क्या कहते हैं आतंकवाद हुआ है या उसको देखते हुए दूसरी बार जब नोटबंदी हुई थी तो वहां पर बिहार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं बनी, लेकिन उससे ज्यादा बहुमत से बनी। उसी को देखते हुए हर आदमी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, ताकि वो किसी के अधीन न रहे, वो स्वतंत्र होकर अपने प्रदेश की रक्षा करे। उसी आशा और विश्वास के साथ उन दोनों राज्य की सरकार जनता ने जो अपना बहुमत दिया है, इसी विश्वास के साथ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी उनके विश्वास पर खड़ा उतरेगी। और रही क्या कहते हैं मध्य प्रदेश की बात, तो वहां हमारी सरकार थी, अगर वहां की जनता को योजनाएं नहीं मिली रहती, वहां की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी में खुश नहीं रहती, तो वो दोबारा क्यों सरकार वहां बनाती? इस बात का जवाब दीजिए हमें आप। बैठ कर विश्लेषण करना बड़ी बात होती है, हम बैठ गए डिबेट में और विश्लेषण की जाए दूसरे राज्यों का। भाई वहां धरातल में देखिए ना, धरातल आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार। अच्छा अंकुर जी, आपने कहा कि दलित का उत्पीड़न या दलित पे अत्याचार या महिलाओं पे अत्याचार, तो ये कोई किसी विशेष राज्य में नहीं होता, लगभग सभी राज्यों में होता है। वर्तमान की घटना मिजोरम के सामने आई थी, जहां पर महिला दलित महिला सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी जो होती है आदिवासी महिला के साथ हुआ था। तो और ऐसी कई मामले हैं जो आपको याद कर लीजिए। मणिपुर इसी देश में है या बाहर है कहीं? मणिपुर इसी देश में है, बाहर है? याद है मणिपुर में भाजपा की सरकार है या किसी और की सरकार है? बाहर है। एमएच खान जी, मध्य प्रदेश में दलितों को प्रसाद कर दिया गया, इसी देश में कहीं बाहर है? एक मिनट आप ये बताइए, देश में दलितों को राजस्थान में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, ये आप जो बात कर रहे हैं मणिपुर की, मणिपुर के बाद फिर तुरंत ये घटना घटी थी राजस्थान में, राजस्थान के प्रतापगढ़ में। भाजपा भारत माँ की जय करती है क्या? मणिपुर के महिलाओं ने भाजपा को भारत माँ की मणिपुर के महिलाओं ने अब तो भारत माँ नहीं दिखती, आप मणिपुर की बात करिए, चीज को जान रही है। हाँ कांग्रेस की बात आप राजस्थान में प्रचार करती हुई तो बात कर लीजिए सर, आप राजस्थान में बात कर लीजिए। आप दलितों की बात किए तो आप हजरत की बात करिए ना। सुन रहा हूँ संतोष जी जमाल साहब आप बताइए। अब हमको जवाब देना। हाँ जमाल जी बताइए, अब हमको जवाब देना। राजस्थान में फिलहाल अभी भाजपा की सरकार बनी है। आज राजपूत कर्मी सेना के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोली मारी गई है। सरकार बनते ही आज गोली मार दी गई। ऊपर महिलाओं और दलितों की बात करते हैं बहुत। 3 तारीख को तो सरकारी बनी, आज 5 तारीख है। अरे बोलने 3 तारीख को सरकारी बनी, 5 तारीख है। अरे अंकुर अगर हम आपस सुनिए, बिल्कुल हम लोग हेल्दी डिबेट करें, सभी लोग सुनिए। और आप एक चीज गौर कीजिए कि महिला की बात करते हैं, जिनके उत्तर प्रदेश राज्य में योगी बाबा जो महिलाओं को निर्वस्त्र करवा रहे हैं। मणिपुर में 2000 आदमी महिलाओं को नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट को छूते हो, उसके साथ 2000 आदमी करता, वो बात करेंगे महिलाओं को उनके पार्टी के नेता अब तक झांकने नहीं गए। आज 13 लाख बरामद हुए मणिपुर से। अब तक प्रधानमंत्री 4 स्टेट में इलेक्शन में घूम रहे थे, रैलियां कर रहे थे, गाड़ी पर फोटो हाथी ला रहे थे, प्लेन में बैठ के तेजस में ऊपर बादलों में हाथी आ रहे थे, लेकिन उनको अब तक मणिपुर का फुर्सत नहीं मिला। और ये जो अपना बड़ा बलिदान दिखा रहे हैं, इनको शर्म करना चाहिए भाजपा के लोगों को। इनको अपनी जीत के लिए अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़वाना पड़ा, अपने सांसदों को चुनाव लड़वाना पड़ा विधायक के जगह पे, क्योंकि इनको डर इतनी तरीके से घुस गए। इनके सतीश पूनिया चुनाव हार गए, इनके गृह मंत्री मध्य प्रदेश का नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गया। बात करेंगे जनता इनके साथ, कौन सी जनता? और अगर मुंह खोलने की बात आ जाए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पोस्टल बैलेट पर हर जगह चारों स्टेट में पोस्टल बैलेट पर हम सबसे आगे, हर सीट पर हम लीड कर रहे हैं। ईवीएम खुलते ही हम कैसे पीछे हो जाएंगे? पीछे कैसे चले गए कैसे पीछे? अब हम नहीं बोल सकते ना, जवाब देना भी नहीं चाहते हम, फिर इनको बुरा लग जाएगा। नहीं फिर बोलिए
फिर साक्ष्य नहीं दे अरे सुनो तो पाइएगा। पहले, अरे सुन तो, साक्ष्य देते हैं ना, साक्ष्य देते, हाँ, सुन तो बताइए। लीजिए, सुनिए। 2015 में 19 लाख ईवीएम गायब हुई है, कहाँ है? इसका अब तक शशि थरूर जी ने पार्लियामेंट में पूछा, वो 19 लाख ईवीएम कहाँ है? अब तक नहीं पता चला। दूसरा चीज आप जान लीजिए, अभी इलेक्शन कमीशन ने कल अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, एक साथ मतलब लोकसभा चुनाव से पहले 11 लाख ईवीएम एक सीरियल का कैसे खराब हो सकता है? ये लोग तो शुरू कर रहे हैं ईवीएम को लेके। और अभी ईवीएम की अभी जो हम लोग की लड़ाई है, देखिए जनता हमारे साथ है, और आप घूम कर देख लीजिए, कहीं भी घूमिए, एक जनता के ऊपर ये बात आती है कि मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए हम लोगों ने चारों स्टेट में सुन लीजिए, आज आप सुन लीजिए, एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दिखा, चारों स्टेट में हमने सिर्फ भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, हमने भाजपा से चुनाव लड़ा, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, ईडी सीबीआई के खिलाफ चुनाव लड़ा, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चुनाव लड़ा, हम दलाल मीडिया के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। हम अकेले चुनाव नहीं लड़े हैं, इन चारों तंत्र के साथ हमने चुनाव लड़ा, भाजपा से लड़ा, ईडी सीबीआई से लड़ा, मैंने इलेक्शन नहीं ये है, ये हुई है। जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा ही जवाब सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं कांग्रेस में परिवारवाद हावी है, उनको ये जवाब मिल गया होगा कि परिवारवाद चलता, ये गुटबाजी नहीं होती। हमारे यहाँ वर्कर को और नेता को समान स्टेट लीडर को दिया जाता, इसी चक्कर में ये नुकसान हुआ। अगर परिवारवाद चलता ना, परिवारवाद चलता एमएच खान साहब, तो वहां गुटबाजी नहीं होती, ये सचिन पायलट वालों की लड़ाई नहीं होती। एक बार राहुल गांधी फरमान छोड़ वो काम होता, लेकिन परिवारवाद नहीं चलता। परिवारवाद में एक आदमी का हिटलर शाही वही चलता है, जो अपने एमपी अपने मिनिस्टर को कहता है जाओ चुनाव लड़ने मिलेगा। बताइए प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? जो मंत्री केंद्रीय मंत्री उसको आप विधायक का चुनाव लड़वा रहे थे, बुरा दिन आ गया, क्योंकि हार गए। बता कि इनका 30 पुनिया चुनाव हार गए, सिंह तोमर की हालत खराब हो गई। इनके मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं भाजपा को मध्य प्रदेश में पिछली बार हम सरकार बना रहे थे, आपकी जनता जो है आपने तो चोरी की सरकार बना। हमारा एक जो हमारा पार्टी में मतलब समझिए कि जिसने हमारी पार्टी को लुटिया दुबा की हाथे पास चला रहे, तब ना की सरकार बनी। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जाता था, आपकी सरकार कहाँ बनी थी? जनता ने तो आपको बाहर भेज दिया था उठा के, आप तो चोरी सीट पर बैठे। क्या बात की जाए कि आप 2018 में सरकार बनाई? देखिए जमाल साहब एक बात तो समझ लीजिए, 2015 से ही आप लोग ईवीएम को कोस रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब साक्ष्य मांगता है कार्रवाई करने के लिए, अब दे नहीं पाते हैं। आप बोलते हैं जनता आपके साथ है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड सुनिए, शशि थरूर का ऑन रिकॉर्ड तो मालूम है कि 19 लाख ईवीएम जो पूछा 2015 से खरीद हुआ है, कहाँ गायब है? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? ये सवाल कब तक पूछेगा? इस पे पीआईएल क्यों नहीं दाखिल करते सुप्रीम कोर्ट में? वहां से क्यों नहीं लड़ाई होगी? अब इसकी लड़ाई हम लोग करने जा रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में चिंता। अभी बताइए कि मुलायम अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है, ईवीएम को लेकर संशय जारी किया, मायावती ने बोल दिया है कि भाई सबने देखा ना कि पोर्टल बैलेट जब खुलती है, पहले सुनिए, पोर्टल बैलेट जब खुलता है तो उसमें कौन लीड कर रही थी चारों स्टेट में, जैसे ही ईवीएम पर टर्न हुआ क्यों हारे? तो हम नहीं बोलना चाहते थे, हम अपने ही गुटबाजी को मानते हैं। चलिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का फुट हो, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मामला हो, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सिंह बघेल टीएस सिंह का मामला हम अपने पढ़ लेते, लेकिन हम लोग का जनता आज जो 2018 से ज्यादा हमारे साथ जनता 2023 में बढ़ते जाता है। अपना मिजोरम का रिजल्ट देखिए, अब सुनिए, मिजोरम में भाजपा को 4% वोट आया है, तो 2 सीट जीता उन्होंने, और हमको मिजोरम में आया 22% वोट, हम 1 सीट जीते। तो जनता किसके साथ हुई? सीट मैटर नहीं कर रहा, हम जनता के दिल में थे हैं और हमेशा रहेंगे। और जो लोग परिकल्पना करते हैं, ये दिल कैसा है, ये दिल कैसा है कि दिल से दिल तो मिलती है लेकिन कुर्सी नहीं मिल पाती है। ये दिल कैसा मिलना होगा? फिर एक सच्चाई कुर्सी के लिए होती है ना। एमएच खान जी बचपन से हम भी गुजरे हैं, 17-18 साल 20 साल की उम्र में हम भी हैं, लेकिन उस टाइम में लोग एक चीज सुनते थे, इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर में नहीं होता, समझे? ये सुप्रीम कोर्ट किसी के अंदर में नहीं चलता, ये मीडिया किसी के अंदर में नहीं चलती, वो फ्री होती है। लेकिन आज सभी का शोषण हो रहा है, सभी अंदर में है। वर्तमान हिटलर शाही सरकार के अंडर में ये लोग चल रहे हैं। ये चीज है। चलिए 24 से पहले ईवीएम के खिलाफ हम लोग वोट पोतेंगे, जेल भरेंगे, हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 से पहले। ये बताइए हमें कि जब सब कुछ केंद्र सरकार के अधीन चल रहा है, मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस जो अंदर में चला छुटकारा, इसको कब दिलवाइएगा आप लोग? सत्ता में छुटकारा दिलवाइए, आजाद कीजिए इन लोगों को, तो आप ही लोग आजाद कीजिए। बना चुकी है,
जनता मुंह बना चुकी है भाई। तो बोले कि मोदी जी की गारंटी की जो बात होती है तो जनता भी ठगा हुआ महसूस कर रही है ना। अब जनता के बीच में मीडिया आप भी जाते हो तो आपको भी जनता सवाल करती होगी, बोलती होगी, और उसके बाद तो आप मीडिया वाले भी तो जनता है। आप उस दर्द को देखते होंगे कि किस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, कितनी नौकरी और रोजगार मिल रहा है, सब पता है, जनता उठ चुकी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इनको जो सरकार मिली है, हमारे परसेंटेज 1-2% और मध्य प्रदेश से 4%, कुछ वही है, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। नहीं जमाल साहब, हमको याद आ रहा है कि कांग्रेस की हाल वैसे ही हो गई है जैसे बिहार में पप्पू यादव की हाल है। पप्पू यादव जहां जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है सब लोग साइड हट जाते हैं। वही हाल हो गया कांग्रेस का, लग रहा है। आप नहीं समझ पा रहे हैं एमएच खान साहब, समझते तो फिर बात ही नहीं करते मेरे से। जनता ही नहीं समझ पा रही है। पप्पू यादव को कितना वोट आता? पप्पू यादव को कितना वोट आता? तो वो तो स्टार्टिंग में, अभी तो उनकी पार्टी जन्म ही ले रही है, ठहर ही रही। पप्पू यादव को वोट कितना आता? पप्पू यादव को आप एक तो कहते हैं कि आपकी गुटबाजी भी आपको नुकसान दी है, फिर एक तो आप कहते हैं कि झुमक दी है। ऐसा कुछ नहीं है, गुटबाजी हमारे यहाँ जो हुई है उसका नुकसान हमें मिला है। दूसरी बात है, एक बात सीधा जान लीजिए, जनता के दिल में कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस अपने कामों की वजह से, हफ्ताबाजी की वजह से नहीं है, अपने हिटलरशाही रवैये की वजह से आज भी दिल से कुर्सी तक कब पहुंचेगी? 2024 में पहुंच सकेगी? पहुंची है। अरे एमएच साहब गौर तो कीजिए, साउथ में तो पूरा इंटर कर रहे हैं। साउथ में कहा हम नहीं है, हर जगह हो रहा है। साउथ में आपकी जो गठबंधन है, आपकी गठबंधन केंद्र के लिए हुई है। हम लोग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई आप ही के आपसे लड़ाई वहां लड़ नहीं पाए तो यहाँ तक बोलने दीजिए। आप लोग आप लोग एमएच खान जी, एमएच खान जी, ये हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक है 6 तारीख को। आप लोग रिलैक्स होइए। 6 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है, मजबूती से बैठक होने जा रही है और मजबूती से लड़ने की तैयारी हो रही है। ठीक है संतोष जी, ठीक है जमाल साहब। संतोष जी, अब जमाल साहब का कहना है कि ईवीएम में टेम्परिंग किया गया, ईवीएम घोटाला मान लीजिए इसको, अगर बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर रहा है केंद्र सरकार, ईडी को, सीबीआई को, ये सब कुछ। लेकिन जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां ईवीएम टेम्परिंग कंट्रोलिंग क्यों नहीं होता है? मैं आपको बता देता हूँ खान साहब, बहुत सही सवाल पूछा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आई नो, मैं स्वीकार करता हूँ इस सवाल को। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होगा तो उसमें किसी तरह का भेदभाव हो ही सकता है, लेकिन इस चुनाव को आप ठीक से देखिए, खास करके इस 3 राज्य का चुनाव और फिर वहां का चुनाव, क्या नाम है उसका, तेलंगाना का। तो मैं इसमें ईवीएम को बहुत माइनर में मानता हूं कि ईवीएम कांड यहाँ हुआ है, बहुत नगण्य वे में हुआ है। मैं नहीं मानता हूं यहाँ बहुत हायर ईवीएम कांड हुआ है। लेकिन अगर आपको ईवीएम कांड को समझना होगा तो 2019 का पार्लियामेंट चुनाव हुआ है। मैं आपको बताता हूं, उस पार्लियामेंट चुनाव में 83 दरभंगा विधानसभा के अंदर काउंटिंग हुई थी। अगर संभव हो आप पत्रकार बंधुओं से या फिर कांग्रेस और राजद के नेताओं से, तो आप एक आरटीआई दाखिल करेंगे तो कई बूथों पर ऐसा आपको दिखेगा कि ईवीएम में वोट्स अधिक है और प्रेजाइडिंग का जो पीठासीन का डायरी है उसमें वोट कम दिखाया गया है। तो मैं इसके वैधता पर अभी नहीं जा रहा हूं, ये स्थितियां हुई है, मैंने देखा है। बात खत्म हो गई, बीती जो बीती। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं ईवीएम पर अभी नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 3 राज्यों के चुनाव में साफ साफ दिखा है कि जनता बीजेपी को नहीं चाह रही थी, जनता एक किनारे मजबूती से खड़ी थी, लेकिन कांग्रेस का लीडरशिप उसको संभाल नहीं पाया। ये सवाल हमारा कांग्रेस पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए आप तेलंगाना बीजेपी की तरफ। नहीं, जनता सिर्फ जनता खड़ी थी, लेकिन कुछ जो लोग होते हैं, कुछ प्रतिशत लोग जो भोले भाले लोग होते हैं, खास करके किसान मजदूर टाइप का होता है, दिहाड़ी मजदूर टाइप का लोग होता है, जहां पर जो क्या कहते हैं कई तरह का पावर चलता है, या फिर उसको कहिए कि आपसी जो मतभेद का कई हिस्से होते हैं, उसमें 2% वोट का मामला है। इसलिए मैं मानता हूं कि 2% खास करके 2 राज्य में ये चीज हुई है। तीसरी बात मध्य प्रदेश में फिर दोहरा रहा हूं, कमलनाथ जैसे लोग संजय गांधी टाइप राजनीति करते हैं, उनकी जरूरत नहीं थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने जबरदस्ती मरा हुआ थका हुआ घोड़ा को लगाया है, तो उसका एक परिणाम निकला। तीसरी बात, आइए आप जरा तेलंगाना में, जो पूरे देश में लोग कह रहा था कि ओवैसी और भाजपा एक दूसरे का पूरक है, एआईएमएम और बीजेपी एक दूसरे का पूरक है, कांग्रेस वहां बड़ी मजबूती से समझाया कि एआईएमआईएम ही नहीं,
AIMIM, बीजेपी और BRS तीनों एक दूसरे का पूरक है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये BRS का सांसद उसके पक्ष में मतदान किया है। तो इस स्थिति में और ओवैसी क्या करता है, बस हैदराबाद, पुराने हैदराबाद तक सीमित रहते हैं, बाकी जगह नहीं जाते हैं। तो वहां पर कांग्रेस ने बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बड़ी मजबूती से कांग्रेस ये समझाने का कोशिश किया कि ओवैसी, AIMIM, BRS और बीजेपी तमाम लोग एक दूसरे का पूरक है। तीसरी बात आप मैं बता रहा हूं कि ओवैसी वहां से बाहर, इस बार मुझको लगता है शायद सही करिएगा यदि मैं ये कर रहा हूं, तो मेरे जानकारी में है कि तेलंगाना से बाहर ओवैसी कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे थे, किसी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रहे थे। क्यों नहीं लड़ रहे थे वो अलग मामला है। राजस्थान में लड़ नहीं रहे थे चुनाव। नहीं, बिहार में भी नहीं बात कर रहा, मैं 3 राज्य की बात कर रहा हूँ, अभी के बाद मैं 3 राज्य की बात कर रहा। चलिए, राजस्थान में लड़ रहे थे, मेरी जानकारी में नहीं है, उसको करिएगा। राजस्थान में हमारा कैंडिडेट भी हारा। ओवैसी क्या करता है आप सभी लोग जानते हैं। ओवैसी एक दूसरे का पूरक है, इस बात को तेलंगाना समझ गया और तेलंगाना ने बड़ी मजबूती से, जो कांग्रेस पार्टी किसी जगह पर खड़ी नहीं थी, उस कांग्रेस पार्टी को जिताया भी। और आपको मालूम होगा वहां एक CPI के भी MLA जीते हैं चुनाव, लेफ्ट के भी एक MLA चुनाव जीते हैं वहां। तो इसलिए तेलंगाना ने जो इस देश को संदेश दिया है, उस संदेश को आप जिस दृष्टिकोण से देखिए, मैं तो ये देख रहा हूं तेलंगाना ने अवसरवादी राजनीति को किनारे किया है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ फिर में बिल्कुल। और अंकुर भाई थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमने दलितों पर ये हुआ, फिर इस राज्य में दलितों पर जुल्म हुआ है, खास करके राजस्थान में। इनसे पूछिए हथरस कहाँ है। कोई नई बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेजर बातें मत, इनसे पूछिए हथरस कहाँ है, इसी देश में है क्या? मणिपुर इसी देश में है क्या? सिंगल बीजेपी का ही नेता है या किसी दूसरे पार्टी का नेता है क्या? मध्य प्रदेश में ही दलितों के शरीर पर पेशाब किया गया, शिवराज सिंह जाकर के उसके चरणामृत को पिया। तो इन तमाम बातों को मैं कह रहा हूं कि भाजपा इस देश की पहली सबसे दुश्मन पार्टी है, खास करके इस देश के आम आवाम के लिए। आप कहेंगे कि वोट मिल जाता है, मैं बोल रहा हूँ पब्लिक डोमेन में भी यह बात हम कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं इनके पूरे सिस्टम में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान से बाहर कुछ होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि ओबीसी, आज बिहार के अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन की पूरी बात हुई है, हमने 65% रिजर्वेशन को लाया है बिहार के अंदर। कौन लोग कोर्ट में जाकर के खड़े हो गए? आप देखिए, इनको चिन्हित करिए, कहीं ना कहीं अंकुर भाई के लोग मिलेंगे। वो इस देश में जब भी पिछड़े दलितों के रिजर्वेशन के खिलाफ कोई बात होता है, सुनिए, इन्होंने नोटबंदी की बात किया है, इन्होंने कहा नोटबंदी के होने से काला धन खत्म हो जाएंगे, काला धन आ जाएंगे, आतंकियों की कमर टूट जाएगी, नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। आपको मालूम है RBI ने कहा था लगभग 16 लाख करोड़ रुपया हमारे चलन में है 1500 के नोट, जिसमें 10,721 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ, बाकी सारा पैसा आ गया बैंक में। एक्चुअली सब पुरानी बात है, नहीं समझ पाए, सब बात पुरानी है। इन्होंने अपना थूक भी चाटा 2000 का नोट बंद करके। अच्छा, 2000 का नोट जब आपने रखा, उसी समय देश के छात्रियों ने कहा, एक मिनट लास्ट टाइम बोलिए अंकुर जी, बोलिए। हाँ जी, एमएच खान जी, बोलिए। हमारे जमाल भाई कह रहे हैं कि थूक कर चाटना वाला बात, ये तो थूक के जनता किसे चटवा रही है, ये तो जमाल भाई से बेहतर कोई नहीं जाने, क्योंकि ये उसी दल के लोग हैं जिस दल के ही लोग, परिवार के ही लोग हमेशा से प्रधानमंत्री बनते आए हैं, ठीक है। और इनके दल के ही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में योगदान। आपने जो बात का उसी बात का मैं उत्तर दे रहा हूँ। जमाल जी, आप खुद कह रहे हैं कि थूक के चटना, तो वो आपको बता रहे कौन थूक के चाट रहा है। आप ही कहते हैं कि भारत में अरे सर, भारत का नोट लाए चलन में
भारत का नोट, जवाब दे दीजिए। अरे सर भारत का नोट राजस्थान में भी बंद हुआ, भारत का नोट राजस्थान में भी बंद हुआ, 2000 का नोट जो है वो राजस्थान में भी बंद हुआ। सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, अब देखिए, अब आराम से हेल्थी बात सुनिए, आराम से सुनिए। 2000 का नोट राजस्थान में भी बंद हुआ, 2000 का नोट छत्तीसगढ़ में भी बंद हुआ श्रीमान। तो वहां की जनता आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा समझदार है, शिक्षित है, अनुभवी है, सही गलत की पहचान है, ठीक है। और आपके कहने से जनता उस भ्रम में नहीं आने वाली है। 70 साल तक आप लोगों ने भ्रम फैलाकर राज किया, ठीक है। अब जनता जो है, जनता उस भ्रम से मुक्त होना चाहती है। मेरी बात सुनिए, मोदी जी के दादा ने हमने सुना, कांग्रेस का ही आया हुआ है। आपकी बात हमने सुना, मैंने उनकी बात सुनी, अभी ने कही कि मेरी बात सुनी है, इनका लंबा सुना है। आपका चेहरा कट रहा है, कैमरा डाउन कीजिए। हमने इनका लंबा चौड़ा भाषण सुना, ये मेरी छोटी सी बात सुनते हैं। बोलिए, आपके लास्ट में आ रहे हैं। नोटबंदी के बाद पूछा 2000 का नोट क्यों बंद किया, वो 2000 बता रहे हैं, बताइए दीजिए ना। नहीं सुनिएगा आप, बोलिए। 2000 का नोट राजस्थान में बंद हुआ ना, 2000 का नोट जो है छत्तीसगढ़ में बंद हुआ ना, उसकी जनता ने सम्मानजनक मत देके सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई ना। बंद क्यों किया, बंद क्यों किया? अरे हम बंद क्यों किया? अरे सर हम आपको क्यों बताएं, बंद क्यों किया? वो सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको क्यों बताएं, क्यों किया? जनता को जवाब देने का जनता का जवाब मिला। अरे तू का मत पूछता ना, अरे यार तू का मत पूछता ना, जनता को जवाब देना था, जनता ने थूका। हम भी जनता है, हम भी वोट करते हैं, इसलिए सब जनता है तो आप देखिए, आप जनता वाली बात कीजिए ना, आप पार्टी वाली बात मत कीजिए। आप अभी डिबेट में बैठे हैं तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, जनता के कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के बैठे हैं, बात की जब बात कर रहा हूँ। टैक्स तो जो है ना जनता ने दिया है, आप स्वीकार कीजिए। आप भी रुकिए, नोटबंदी पर कभी विस्तार से बात कर लेंगे। नोटबंदी बहुत बड़ी बात है पूरे देश में। नोट अभी बंद हुआ, सवाल क्या ये नोट अभी बंद हुआ, 2000 अभी बंद हुआ, अगर बंद करना था पहले बंद हुआ ना, समझ चुनाव से पहले बंद हुआ था। अरे भैया चुनाव से पहले बंद हुआ ना, बंद क्यों हुआ? बंद क्यों हुआ? बंद क्यों? आप जनता को कुछ करिए ना, ये नहीं है सवाल, ये है अंकुर भाई, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमने जनता को इतना रौंदा, उसके बाद भी जनता ने मुझको वोट दिया, आप ये कहना चाह रहे हो? हमने जनता को इतना रौंदा, रोजगार के मामले में हमने जनता को ठगा, पेंशन के मामले में हमने जनता को ठगा, हम जनता को रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम बेरोजगारी का दर बढ़ा रहे हैं, महंगाई का दर बढ़ा रहे हैं। 70 साल जनता का जो खून चूसा है, वो खून। अंकुर जी होल्ड ऑन, अंकुर जी होल्ड ऑन कीजिए, नहीं 1 मिनट रुकिए, आप लोग रुकिए, आप तीनों रुकिए, थोड़ा संभलिए, हमारे पास टाइम की कमी है। हम चाहते हैं कि 3 मिनट में आप लोग अपनी 1 मिनट में बात कर दे, जो भी एक दूसरे को बधाई देना दे दे। और सभी आदमी अनम्यूट क्लियर कीजिए। जमाल साहब, आप 1 मिनट में कंक्लूड करके बताइए कि आपकी हार का कारण क्या था और इसका जिम्मेवार आपकी पार्टी किसको ठहराती है। 1 मिनट बताइए, अनम्यूट कीजिए जमाल जी। ये जो हार है ये हमारी आपसी गुटबाजी की वजह से हुआ है। इसमें कहीं पर जनता हमें दरकिनार कर दी या नकार दी, ये गलत तुझे बोल देना। मतलब हमारे जीते हुए पार्टी के लोग जो है उनको बताते ये हमारी गुटबाजी का है। और रही बात अगर ये हुई है तो है ना कि चलिए चुनाव से 24 से पहले हम लोगों को मालूम है कि हमारे ये गुटबाजी सुधारेंगे, जो गलतियां हुई उसको सुधारना है ना, लड़े तो हारे। अब शुरू से मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, शेर हारा है, थका नहीं। अब और मजबूती से लड़ेंगे, जहां हमारी कमियां थी, क्या गलतियां हमसे हुई, क्या हमारे आपसी गुटबाजी जो हमको आगे ठीक हुआ ना, अभी से पहले हमें पता चल गया कि हमारे ये गुटबाजी है, 24 में नहीं होगा। अब सुधार करना है। दूसरी बात एक चीज और बता दे, ये जो 70 साल का पहाड़ा पड़ते हैं वो एक मिनट नहीं है ना,
1 मिनट में 23 सेकंड बाकी है मेरे पास, 23 सेकंड बाकी बोलिए है। बोलिए बाकी बोलिए है। बोलिए। तो मेरा कहना 70 साल का जो पहाड़ा पड़ते हैं उनको ये मालूम भी नहीं होगा कि जब अंग्रेज ने देश को तोड़ के निकले थे तो एक चीज बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। आज जो ये इनको बेच रहे हैं जो लोग, वो मोदी जी के दादाजी छोड़ के नहीं गए थे, वो कांग्रेस का ही बनाया हुआ, चाहे वो एयरपोर्ट हो या रेलवे हो या एम्स हो या जो भी, यहाँ पे जो चंद्रयान जो गया हो वो भी कांग्रेस ठीक है ने ठीक किया है होगा। इन चीजों को समझना होगा। बाकी ठीक है जमाल साहब हम जो है यही कहेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बात करने वाले लोग खुद मुक्त ठीक हो है। रहे हैं। जमाल साहब मजबूती से लड़िए, अगले जो चुनाव आएगी वहां। अंकुर जी आप बताइए कि यदि बीजेपी ने 3 राज्यों में जीता, 1 राज्य में हारे, तो इसका जिम्मेवार कौन, किसको मानते हैं आप? जीत का श्रेय किसको जाता है, हार का श्रेय किसको जाता है? जी मैंने आपको कह दिया कि हमने चारों राज्य में जीता है, 3 राज्य में हमारी सरकार बनी है, चौथी राज्य जो है तेलंगाना, वहां 2018 में हमारे कितने विधायक थे और अभी हमारे कितने विधायक, उसमें बढ़ोतरी हुई है, ना कि वो घटा है। तो हमने वहां भी जीत हासिल की है। सरकार में नहीं है, सरकार में नहीं है, बहुमत में आप हो, अधिक सीट लाए हैं वो अलग बात है। सरकार में आप नहीं है, इसलिए आपका सरकार वहां नहीं बनी, आपको हार झेलना पड़ा। हार 2 सीट से या 10 सीट से या 50 सीट से हार होती है। इसलिए अगर तेलंगाना अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीते तो श्रेय किसको जाता है बताइए? वहां के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और वहां की जनता को श्रेय जाता है कि उनको जनता का लिया गया फैसला सराहनीय है और वहां के कार्यकर्ताओं ने जो धरातल पर उतर के काम किया है वो उनके लिए सराहनीय है। उनके हमने वहां सरकार बनाई है। जहां हारे हैं उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपके आप सर, हम वहां भी नहीं हारे, हम वहां भी जीते हैं जहां हमारी सीट कम थी, 1 विधायक से, आज हमारे यही बात तो कांग्रेस, हम उसे हार कैसे मानेंगे? अरे यही बात हम उसे हार कैसे मानेंगे ये बताइए? हमारे परसेंटेज, मेरी बात सुनिए सर, हमारी बात सुनिए, एमएस खान जी हमारी बात सुनिए। 2014 से ये लोग उसी बात को रट रहे हैं, ये तेलंगाना उसी बात को रट रहे हैं। 2014 में रटे, 2019 में रटे और अब 2025 में 24 में रटेंगे। तेलंगाना में आपने मेरा म्यूट किया था, आप भी सबका म्यूट कर दीजिए। चुप रहा, भाजपा को 13% हमको ये समझाइए, अंकुर जी ये समझाइए कि तेलंगाना अगर 3 राज्य में जीते तो इसका श्रेय ज्यादा जनता को, जहां आप हारे हैं, आप बोले नहीं तेलंगाना में आप हारे नहीं है, आपके तरफ जीते हैं, तो फिर हारा कौन? क्या कांग्रेस हार गई? जाते अब ये तो कांग्रेस है ना, उसके अमृत एक्सेप्ट कहाँ करती है, कांग्रेस स्वीकार कहाँ करती है? कांग्रेस आपने कभी सत्य को स्वीकार किया है? किसी भी राज्य में एक ही जीतेगा ना भाई। सरकार तेलंगाना में नहीं बनी, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी सरकार वहां नहीं बनेगी, लेकिन हमें वहां की जनता ने, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा परसेंट, हमारे विधायक वहां बढ़े हैं, तो हमें वहां की जनता ने सम्मान दिया है। इस बार अगली बार जीतेंगे। अरे 8 सीट पर लड़ा था, आज हमारे वहां दल के विधायक बढ़े हैं, कल वहां हम सरकार बनाएंगे। फिर ठीक है, थैंक यू 2028 में सरकार बनाएंगे। संतोष जी लास्ट कमेंट कीजिए आप। मैं साफ बता रहा हूं कि इस चुनाव ने स्पष्ट किया है कि गैर भाजपा दल भी मजबूती से खड़ी है, बहुत पीछे नहीं है। जितने कुकर्म भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9.5 वर्षों के कार्यकाल में किया है, नोटबंदी से लेकर के, लॉकडाउन से लेकर के, और फिर इधर जो 44 श्रम कोड कानून को, जो श्रमिक के लिए कानून बनी थी आजादी के समय, उस कानून को खत्म किया है। इन कुकर्मों के खिलाफ आप देखेंगे 24 में यदि कांग्रेस पार्टी बड़ा दिल दिखाया और अपने तमाम साथियों को साथ लेकर के चला, तो 24 में भाजपा साफ होगी। क्योंकि इस देश का नौजवान खड़ा है भाजपा के खिलाफ, इस देश का विश्वविद्यालय खड़ा है भाजपा के खिलाफ, इस देश का किसान खड़ा है। आपको याद होगा अजय मिश्र टेनी कौन था, उसने किसानों को कौन दिया? अंकुर भाई मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको सुना हूँ, इसीलिए मैं साफ बता रहा हूँ कि भाजपा साफ होगी, करते कांग्रेस अपने चरित्र को ठीक करके रखे। संतोष जी बोलिए, 2024 का दूल्हा कौन है आपका? क्या बोले? 2024 का दूल्हा कौन है आपका? 2024 का दूल्हा कौन है आपका? पहले आपको समझना होगा, जनता अपनी दूल्हा खुद चुनती है।
जनता 2004 में भी दुल्हा नहीं था आपके पास। सुनिए आप सुनिए 2004 में भी दुल्हा नहीं था। अंकुर भाई 2004 में भी नहीं खान साहब 2000 आप मेरी बात सुनो, क्यों बोल रहा हूँ? ये कह रहा हूँ 2004 में भी कोई नेता सामने नहीं थे। सोनिया गांधी को आपने विदेशी कहा था, लेकिन 4 में क्या अखबार में खबर आई पता है आपको? अटल का गदा सत्ता सोनिया को मिला, अटल का गदा पत्ता सोनिया को मिला सत्ता। मैं कह रहा हूं कि दुल्हा लोग खुद चुनेंगे और आप इन चक्रों में न रहें कि केवल 70 साल से राहुल गांधी परिवार का ही लोग आया है, 70 साल से बाहर के भी लोग आए हैं। डॉक्टर मनमोहन ने आपकी इस देश की अर्थव्यवस्था को कहां पर छोड़ा था? आप कहां पहुंचा दिए? बेरोजगारी दर को आप कहां पहुंचा दिए? नहीं सुंदर जी कहां चले गए? अच्छा मेरा साफ मानना है कि 3 राज्यों का जो ट्रेंड है, 3 राज्यों का जो पुराना ट्रेंड रहा है, खान साहब मैं मानता हूं 3 राज्यों का जो पुराना ट्रेंड रहा है, यदि स्टेट में आप जीते हैं तो फिर सेंट्रल में आपको साफ करता रहा है। पिछले चुनाव में आपने देखा राजस्थान पार्लियामेंट में ओपोजिशन 0 पर बोल्ड हो गई थी। थैंक यू। एक सवाल बोलिए। इंडिया गठबंधन का दुल्हा का इनको बहुत चिंता। सवाल इनका सही है, वो हम तो तय कर लेंगे, लेकिन इनका दुल्हा ऐसा है भाजपा का जो अपनी दुल्हन को छोड़ रहा हुआ। बोल और क्या ये हमारा दुल्हा जो होगा उन बातों को रहने दीजिए, उन बातों को किसी किनारे छोड़िए, उन बातों पर मत आइए। मैं कह रहा हूँ मुख्य बात पर आइए। मुख्य बात हमारा ये है कि 2024 में दुल्हा भी हम तय करेंगे, बाराती भी रहेंगे, बैंड भी बजेगी और आप साफ हो जाएंगे। बाद में आप भी हम लोग के साथ आएंगे। ठीक है सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से विनती है कि आप लोग आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, आपने सरकार बनाई है, जनता को ठग के ही सही सरकार आपने बनाया है 3 राज्यों में, आपको ही बधाई। जी हो गया सभी लोग, थैंक यू। सभी लोग छोड़ने से पहले 1 मिनट कंक्लूड करने दीजिए। आप नहीं एक मिनट एमएस खान जी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। बस इनसे ये कह कि ये 4 जनता को धन्यवाद दे दे कि उनका लिया गया फैसला सही है। धन्यवाद दे दीजिए जमाल साहब, क्या दिक्कत है? जनता भगवान होती है। बिल्कुल राज्य की जनता को थैंकफुल है, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने जिस तरह से सबको मैंडेट दिया है उसके लिए मैं उनसे थैंकफुल हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हो गया मन बढ़िया। अंकुर जी कर दे आपके चैनल से 1 मिनट, एक काम अंकुर जी कर दे। जमाल भाई, जनता तो महान होती है और जनता का फैसला सर्व स्वीकार्य होता है, लेकिन जनता भोली होती है और आपके एक मिनट होल्ड अंकुर जी क्या पूछे? जनता समझदार होती है। एक बार जनता भोली होती है, समझदार भी होती है। अरे अंकुर जी एक काम मेरे लिए आप कर दीजिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय बोलिए तो। भारत माता की जय इनकी पेटेंट नहीं है। भारत माता की जय इनका पेटेंट नहीं है और वंदे मातरम इनका पेटेंट नहीं है। मुझको याद है जब मैं छोटा था उस समय से भारत माता की जय कर रहा था। इनके पास कोई नई चीज नहीं है, इनके पास कोई नई चीज नहीं है। अरे संतोष जी अंकुर जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।